हाय एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस ग्रुप। आई एम अंकित कौशल। होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड ग्रुप। इसको मिनी नेटो या फिर एशियन नेटो भी कहा जाता है। काफी डिटेल में हम इस सेशन में क्वाड ग्रुप को पढ़ेंगे। अब देखिए, क्वाड ग्रुप में 4 नेशन है: जापान, यूएसए, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। अब रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में इस ग्रुप की मीटिंग होने वाली थी, लेकिन ड्यू टू सम रीजन ये जो मीटिंग है कैंसिल हो चुकी है। अब ये जो 4 नेशन है ये जापान में मिलने वाले हैं, क्योंकि जापान में G7 की मीटिंग है। और यहाँ पर ये जो मीटिंग है, हो सकता है कि ये जो 4 नेशन है यहाँ पर क्वाड की भी मीटिंग हमें देखने को मिले। अब क्वाड मीटिंग ऑस्ट्रेलिया में क्यों कैंसिल हुई है, ये हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर क्वाड ग्रुप को काफी डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो क्वाड ग्रुप की मीटिंग होने वाली थी कैंसिल क्यों हुई है। तो देखिए, यूएस प्रेसिडेंट जोए बिडेन कैंसलिंग हिज ट्रिप टू ऑस्ट्रेलिया ड्यू टू क्रूशियल डेब्ट सीलिंग टॉक इन वाशिंगटन। अब यूएस में डेब्ट सीलिंग हमें देखने को मिल रही है। डेब्ट सीलिंग क्या होती है? वैसे तो ये अपने आप में बहुत ह्यूज टॉपिक है, थोड़ा सा हम यहाँ पर समझेंगे तभी आप इस टॉपिक के साथ अपने आप को इजिली कनेक्ट कर पाएंगे। और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसकी अनाउंसमेंट करी थी ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने कि जो क्वाड लीडर हैं वो सिडनी में नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट ऑस्ट्रेलिया में नहीं आ पाएंगे। और जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, इनके 3 देश में अभी के लिए विजिट थी, 19 मई से लेकर 21 मई। हमारे देश के जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने जाना था जापान G7 मीटिंग के लिए। वैसे तो G7 का इंडिया मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया को G7 के लिए एक तरह से इनवाइट करा गया था। और G7 की समिट कहाँ पर है? जापान में। जापान, हिरोशिमा में। और यहाँ पर उसके बाद इंडिया ने पापुआ न्यू गिनी जाना था। और यहाँ पर इंडियन पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन की एक समिट थी। और उसके बाद 23 मई और 24 मई को क्वाड समिट थी ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में एक बायलेटरल मीटिंग भी थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की। अभी के लिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो बायलेटरल मीटिंग है, इसके लिए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जाएंगे। और थोड़ा सा यहाँ पर हम डेप्थ सीलिंग समझ लेते हैं, जिसके लिए जो क्वाड मीटिंग है इसको अभी के लिए स्थगित करा गया है। हो सकता है कि जो क्वाड मीटिंग है ये हमें हिरोशिमा में ही देखने को मिले, क्योंकि जो क्वाड ग्रुप है वो हिरोशिमा में तो मिलेगा। तो हो सकता है कि ये क्वाड मीटिंग यहीं पर हो जाए। अब डेप्थ सीलिंग क्या होता है, हम थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया काफी ह्यूज टॉपिक है ये। अब इसको इजी वे में समझते हैं। जैसे हम बजट देखते हैं अपने देश का। अब बजट में आपने देखा होगा कि हमारे देश की इनकम होती है, एक्सपेंडिचर होता है ना? ऐसे समझ लो कि हमारे देश की इनकम है 10 लाख करोड़। मैं जस्ट एक आपको एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ। और एक्सपेंडिचर है 15 लाख करोड़। और मतलब हमेशा हम देखते हैं कि डेवलपिंग नेशन का जो खर्चा होता है वो ज़्यादा होता है। और इसी वजह से हम हमेशा एक टर्म देखते हैं, फिस्कल डेफिसिट, है ना? जो उधारी होती है, फिस्कल डेफिसिट। और फिस्कल डेफिसिट के लिए हमारी गवर्नमेंट हमेशा से एक तरह से प्रयत्न करती रहती है कि फिस्कल डेफिसिट कम से कम हो। और ये डेब्ट सीलिंग भी यही है कि गवर्नमेंट यहाँ पर जो यूएस की गवर्नमेंट है, डेब्ट सीलिंग मतलब ऐसे समझ लो कि एक डेब्ट सीलिंग की एक थ्रेशोल्ड लिमिट है कि हाँ, वेलफेयर स्कीम्स हैं जो यूएस की, या फिर जो सैलरीज हैं, ये बेसिकली एक डेब्ट सीलिंग है कि इनमें से मतलब एक पैसा है, एक लिमिट है, यहाँ से सैलरीज या वेलफेयर स्कीम, इस पैसे से ये एक तरह से सैलरीज और वेलफेयर स्कीम चलाती है। अब ये लिमिट हो चुकी है क्रॉस, मतलब यहाँ से बेसिकली ये लिमिट इनको बढ़ानी है। और इस लिमिट को बढ़ाने के लिए जो संसद है यूएस की, वहां से इनको बिल पास कराना है। जैसे हमारे देश में अगर बजट में कुछ भी अगर चेंज करवाना है या कुछ भी अगर बिल पास करवाना है, तो हमारे संसद में होता है, लोकसभा या फिर राज्यसभा, है ना? तो यूएस में भी ऐसे ही हमें देखने को मिलता है। यूएस में भी 2 हाउस हैं, सेनेट एंड एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेटिव, सॉरी, मैं लिख देता हूँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। एक है सेनेट। अब यहाँ पर सेनेट में 48 जो सीट्स हैं वो हैं डेमोक्रेटिक की। डेमोक्रेटिक जो पार्टी है वो जॉय बिडेन की है, और 3 है इंडिपेंडेंट। तो मिलाकर जो सत्ता है वो जॉय बिडेन के पास है। और 49 सीट्स हैं रिपब्लिकन पार्टी की, ये है डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है, ऐसे समझ लो। और 222 रिपब्लिकन पार्टी जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है। और यहाँ पर डेमोक्रेटिक के पास सीट्स हैं 213। तो बेसिकली जो यहाँ पर डेप्ट सीलिंग है, इसको लेकर ये बजट इन्होंने बढ़ाना है।
मतलब जो डेब्ट सीलिंग है इसको बढ़ाना है। अब यहाँ पर बिल पास होगा और बिल पास बढ़ाने की जो लिमिट है वो 1 जून है और इसी वजह से क्वाड की जो मीटिंग है इसको टाला गया है और अगर ये पास नहीं होता तो यूएस में ये डिफ़ॉल्ट करार कर दिया जाएगा और डिफ़ॉल्ट ना हो जाए और इसी वजह से इस मीटिंग को टाला गया। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। मतलब एक तरह से फिस्कल डेफिसिट आप समझ लो कि जो उधारी होती है और जो वेलफेयर स्कीम के लिए हमारी गवर्नमेंट हमेशा से एक उधार लेकर जो वेलफेयर स्कीम में पैसा डालती है, ऐसे ही यूएस की डेब्ट सीलिंग का कांसेप्ट है। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी ज़्यादा डिटेल में हम फिर कभी इस टॉपिक को समझ लेंगे, लेकिन मेन आज का हमारा टॉपिक क्वाड है। अब क्वाड को थोड़ा-सा हम समझ लेते हैं। देखिए क्वाड में जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 ग्रुप हैं और अभी के लिए अगर हम देखें ये जो ग्रुप हैं ये जी7 में मिलने वाले हैं और जी7 में इंडिया मेंबर नहीं है। कौन-कौन मेंबर है? ब्रिटेन है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड स्टेट है और अगर हम यहाँ पर देखें जापान में समिट होने वाली है और क्वाड में देखें क्वाड कैसे बना था तो इसका थोड़ा-सा इतिहास जान लेते हैं। क्वाड इज़ नोन एज़ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये एक डायलॉग है, ये एक ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं है। जो चाइना को काउंटर करने के लिए एक तरह से यहाँ पर 4 ऑर्गेनाइज़ेशन ने एक डायलॉग बनाया था कि अगर एज़ सच चाइना का एग्रेशन बनता है साउथ चाइना सी में, तो यहाँ पर ये चारों ऑर्गेनाइज़ेशन साथ आएँगी। और ऐसे समझ लो कि क्वाड इज इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फॉर्म कॉम्प्रोमाइजिंग फोर नेशन नेमली यूएसए ऑस्ट्रेलिया जापान एंड इंडिया मतलब 4 नेशन है यहाँ पर मतलब सिक्योरिटी वाइज ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप नहीं है एक डायलॉग है जो चाइना के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को देखते हुए बनाया गया था इंडो पैसिफिक रीजन में ओके बस इतना सा आपको यहाँ पर समझना है वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका क्वाड जो बेसिकली यहाँ पर बनाया गया था Quad is to be work for a free, open, prosperous and inclusive Indo-Pacific region. अब इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखो जब 2004 में सुनामी आई थी ना, तो उस समय मालाबार एक्सरसाइज तो चलती थी। मालाबार एक्सरसाइज किस-किस के बीच में चलती थी? इंडिया और यूएसए के बीच में और ये आई थिंक 1992 से स्टार्ट हो गई थी। अब इंडिया की जो आर्मी है, इसने बेसिकली जो रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अपने आप से ही स्टार्ट कर दिया था। मतलब जो सुनामी चल रही थी इंडियन जो ओशियन में और इंडो पैसिफिक ओशियन में। तो इसको देखते हुए जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उन्होंने भी बेसिकली जॉइन किया था जैसे यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर 2007 में जो जापान के उस समय के पीएम हुआ करते थे, आज तो ख़ैर हमारे बीच में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, शिंजो एबे जी। उनको एक आइडिया पिच हुआ कि एक क्वाड ग्रुप हो सकता है मतलब 4 नेशन का एक ग्रुप हो सकता है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए एंड यहाँ पर जापान। तो ये आइडिया किसको पिच हुआ था? जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे को। अब यहाँ पर उस समय जो ऑस्ट्रेलियन पीएम थे, वो चाइना से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे मतलब पॉलिटिकल प्रेशर था चाइना का और केविन रूड थे उस समय आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर। तो ऑस्ट्रेलिया का काफ़ी चाइना का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने मना कर दिया था, इस आगे ग्रुप को यहाँ पर जॉइन करने से। अब यूएसए यहाँ पर हर संभव प्रयास कर रहा था कि एशिया में जो चाइना का बेसिकली इन्फ्लुएंस है, वो कम हो। अब यूएसए यहाँ पर ओपनली तो आकर सच यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं बना रहा था। तो एसियान ऐसा कहा जाता है कि जो एसियान ग्रुप बना था इसमें भी बैकएंड पर यूएसए का ही एक तरह से सपोर्ट था। अब एसियान तो आप सब जानते हो ना छोटे-छोटे ऑर्गेनाइजेशन या छोटी-छोटी कंट्रीज का एक ग्रुप है जो काफ़ी इकोनॉमिकल अगर हम देखें एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और नो डाउट बहुत ही सक्सेसफुल ग्रुप है। उसके बाद शिंजो एबे अगेन फ्लोटेड द कांसेप्ट ऑफ एशियाज़ डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड मतलब शिंजो एबे ने बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स किया इस पर और देन अगेन इस आइडिया को पिच करते रहे टाइम टू टाइम एंड देन इंडो पैसिफिक ओशियन को बेसिकली अगर हम देखें जो चाइना का एग्रेशन जो एक तरह से अगर हम देखें एक्सपेंशन जो पॉलिसी है चाइना की जो बढ़ती जा रही थी और ऑस्ट्रेलिया को भी एक टाइम पर जो चाइना का एग्रेशन है जो इस रीजन में वो एक टाइम पर देखने को मिल रहा था क्योंकि जो छोटे-छोटे आइलैंड्स हैं, जैसे अगर हम एक आइलैंड यहाँ पर कोट करें सोलोमो आइलैंड। सोलोमो आइलैंड में यहाँ पर चाइना ने एक तरह से इसको ऐसे समझ लो कि अपने डेब्ट ट्रैप में फँसा लिया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को लगा कि धीरे-धीरे जो चाइना है वो अपने एक्सपेंशन
पॉलिसी के तहत यहाँ पर मेरे नियर अबाउट एक तरह से अपनी आर्मी को एक्सपेंड कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जिबूती जो अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पर चाइना ने अपना आर्मी बेस बना लिया। और ऐसे-ऐसे जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर डेब्ट ट्रैप में चाइना फँसा रहा है। और चाइना का सी पैक या फिर एक वन रोड इनिशिएटिव है। तो धीरे-धीरे जो चाइना का एक इनिशिएटिव चल रहा है, डेब्ट ट्रैप जो एक इनिशिएटिव है कि कंट्री को डेब्ट ट्रैप में फँसा रहा है, या फिर एक सिल्क रोड जो एक पहले चलता था, उसमें एक सिल्क रोड को ना अगर हम कंसीडर करें यहाँ, सॉरी, वन रोड वन इनिशिएटिव, सिल्क रोड नहीं। उसके बाद यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया है उसको फियर ऑफ आइलैंड, मतलब ये जो आइलैंड ऑस्ट्रेलिया के इन्फ्लुएंस में, तो ऑस्ट्रेलिया को लगने लगा कि अब मेरे आइलैंड, मतलब मेरे से जो मेरे इन्फ्लुएंस में जो आइलैंड है वो मेरे से दूर होते जा रहे हैं। तो धीरे-धीरे यहाँ पर जो शिंजो एबे का जो एक बेसिकली आइडिया था वो पिच करने लगा। और 2017 में ना यूएसए के प्रेज़िडेंट थे डोनाल्ड ट्रम्प। और डोनाल्ड ट्रम्प के समय में एक हमें न्यू कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन देखने को मिल रही थी चाइना के साथ। अब न्यू कोल्ड वॉर मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कोल्ड वॉर एक यूएसएसआर के साथ तो चल ही रहा था, यूएसए का। और चाइना के साथ भी यूएसए का जब एक कोल्ड वॉर देखने को मिला, तो यहाँ पर जो हमें न्यूज़ देखने को मिलती थी, अ न्यू कोल्ड वॉर बिगन, है ना? यूएसए और चाइना के बीच में एक न्यू कोल्ड वॉर हमें देखने को मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प ओपनली स्टेटमेंट देने लग गए थे। तो डोनाल्ड ट्रम्प और जब चाइना एक तरह से एक ओपनली स्टेटमेंट दे रहे थे चाइना के अगेंस्ट में, और उस समय यहाँ पर हम एक चीज देख रहे थे कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी था। क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ से ना सबसे ज्यादा ऐसे समझ लो कि हमारा जो ट्रेड है वो बहुत ज्यादा होता है। बहुत छोटी छोटी कंट्रीज यहाँ पर एक तरह से एसोसिएटेड है इस मेजर सीज के साथ। तो जो ये साउथ चाइना सी है या फिर इंडो पैसिफिक ओशियन है, और यहाँ पर जो चाइना का छोटी-छोटी कंट्रीज के साथ डिस्प्यूट है, इवन जापान के साथ भी डिस्प्यूट है। और चाइना का जो एक अपना ट्रम्प के साथ एक न्यू कोल्ड वॉर चल रहा था। अब जैसे ही ये बन जाता है बेसिकली क्वाड ग्रुप, उसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलता है न्यू नेटो या फिर एशियन नेटो। हालांकि नेटो हम इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि नेटो को अगर हम देखें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो में अगर किसी भी कंट्री पर वार होता है, किसी भी कंट्री का अगर किसी भी कंट्री के साथ वार होता है, तो वहां पर सभी कंट्रीज आ जाती हैं। यूजली ऐसे ही हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक ये डायलॉग है जो बेसिकली चाइना के अग्रेशन के खिलाफ में जाकर लड़ रहा है। तो यहाँ पर ये नेटो तो नहीं है, लेकिन हाँ, इन फ्यूचर के लिए हो सकता है। और एक चीज हमें देखने को मिल रही है कि यूएसए और इंडिया की जो फ्रेंडशिप है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। यूजली क्या है कि इंडिया और रशिया की हमें यहाँ पर फ्रेंडशिप है, तो इंडिया और यूएसए अगर यहाँ पर एक साथ आ रहे हैं और काउंटर कर रहे हैं किसको? चाइना को। तो ये एक बहुत ही मेजर स्टेप हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्वाड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मेन यहाँ पर एम क्या था इस क्वाड ग्रुप का? फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, लिबरल ट्रेडिंग सिस्टम, मिलिट्री एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए चाइना का। मेन यहाँ पर एम यही था। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बने, या फिर यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली चाइना को काउंटर करें, है ना? तो इसका मेन मोटिव ये नहीं था। और इसको इस तरह से आपने यहाँ पर समझना है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर समझें, जैसे इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे काउंटरिंग चाइना, ये तो मेन प्रोस्पेक्टस था ही। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन, ओकस। अच्छा, अदर नेशन अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे फ्रांस या फिर न्यूजीलैंड जो नियर अबाउट हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड नियर अबाउट हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजी एक्सचेंज हो यहाँ पर, क्योंकि आजकल आर्मी के थ्रू वार नहीं होते हैं, साइबर सिक्योरिटी भी एक बहुत ही मेजर थ्रेट है। उसके बाद यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात करी जा रही है, अब देखो यहाँ पर ओशियन से कनेक्टिविटी हो रही है। तो हमारे जो बेसिकली पोर्ट्स हैं, उनको हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं। तो मेजर कंसर्न क्या है हमारा? ग्रीन शिपिंग नेटवर्क एस्टेब्लिश करना। क्योंकि देखो, इंडियन गवर्नमेंट जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने प्लेज लिया था 2070 तक हम कार्बन फ्री कर देंगे, मतलब कार्बन न्यूट्रलाइज कर देंगे, है ना? तो यहाँ पर हमें ग्रीन शिपिंग नेटवर्क एस्टेब्लिश करना है। और इसके लिए सिडनी पोर्ट को चुना गया था, सिडनी पोर्ट एंड लॉस एंजलिस पोर्ट। एंड देन उसके बाद अगर हम देखें मुंबई पोर्ट,
एंड उसके बाद अगर हम देखें योकोहामा पोर्ट, ये कुछ मेजर पोर्ट्स यहाँ पर रखे गए थे। ऐसे समझ लो कि जो हाइड्रोजन को यहाँ पर यूज करा जाएगा इंस्टेंट ऑफ कि अगर जिससे बेसिकली कार्बनाइजेशन कम करा जा सके, ऐसे समझ लो डीकार्बनाइजेशन हो। मेनली हमारा एम ये है, क्योंकि कार्बन को तो हमें न्यूट्रलाइज करना है ना। 2070 तक इंडिया का एम है, हर कंट्री का अपना अपना एक एम है। और यहाँ पर पोर्ट को भी ग्रीन शिपिंग नेटवर्क हमें यहाँ पर एस्टेब्लिश करना है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें जैसे अदर कंट्रीज को यहाँ पर ज्वाइन करना है। अच्छा, मेजर कंसर्न क्या है? जैसे अगर आप इसको यहाँ पर लिख रहे हो, और तो मेजर कंसर्न यहाँ पर क्या है? अनडिफाइंड विजन। अभी के लिए तो हम यहाँ पर देखें तो ठीक है, हम यहाँ पर काउंटर कर रहे हैं चाइना को या चाइना के एग्रेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन विजन अनडिफाइंड है। इन फ्यूचर के लिए कोई ऐसा विजन नहीं है। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है लाइक एस ब्रिक्स है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है, उनका चार्टर एक्ट होता है, तो उसमें विजन डिफाइंड होता है, लेकिन इसका कोई ऐसा विजन नहीं है। खैर, अभी ऑर्गेनाइजेशन न्यू बनी है और इसमें अगर मेंबर ऐड ऑन होते हैं तो डेफिनेटली इसका विजन अच्छे से क्लियर होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर अदर मेंबर्स ऐड ऑन होते हैं तो डेफिनेटली क्वाड के लिए अच्छा होगा और रेगुलर बेसिस पर इसकी मीटिंग होनी चाहिए। और देन यहाँ पर अगर हम समझें, एक इसका डिसएडवांटेज है मैरीटाइम डोमिनेटेड। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैरीटाइम एरिया की। और उसके बाद अगर हम बात करें नो ट्रीटी अलायंस सिस्टम, जैसे अगर किसी भी कंट्री का वार होता है किसी अदर कंट्री के साथ, तो यहाँ पर कोई अलायंस नहीं है। जैसे नेटो हम यहाँ पर सिर्फ नेमली ही कंसिडर कर रहे हैं, कोई अलायंस नहीं है यहाँ पर। उसके बाद न्यू फ्रेंडशिप तो हमें देखने को मिल रही है। जैसे न्यू फ्रेंडशिप मैंने आपको यूएसए और इंडिया का यहाँ पर एग्जांपल दिया, लेकिन इसका कोई ऐसा एडवांटेज नहीं है। जैसे अगर यूएसए और जापान यहाँ पर अगर हम देखें, इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी है जो 1945 में यूएसए के द्वारा एटॉमिक बॉम्बिंग करी गई थी। तो उसके बाद एक यहाँ पर अलायंस हुआ हुआ है कि अगर जापान पर कोई वार होगा तो यूएसए बैक एंड सपोर्ट करेगा। तो ये कोई अलायंस नहीं है यहाँ पर इस ग्रुपिंग के बीच में। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर अलाउ करना चाहिए एक्सपेंडिंग क्वाड, एंड देन क्लियर विजन होना चाहिए, मिशन होना चाहिए, एक मोटो होना चाहिए इस पूरे के पूरे ग्रुप का। और उसके बाद यूक्रेन को लेकर जो इंडिया का स्टांस था, उसको लेकर खैर यूएस बहुत ज्यादा इंडिया से नाराज था। हालांकि यहाँ पर यूएस ने क्लियर भी किया था कि इंडिया की हैवी डिपेंडेंसी है रशिया पर फॉर इट्स डिफेंस इंपोर्ट्स। अब खैर यूएसए ने एक यहाँ पर इंडिया को ऑफर भी किया था कि आप हमसे $500 मिलियन ले सकते हो मिलिट्री एड, लेकिन $500 मिलियन मिलिट्री एड इनफ नहीं है, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है रशिया से कंपैरेटिवली अगर हम बात करें $500 मिलियन से। और जापान यहाँ पर बहुत ज्यादा चाहता है कि हम ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए और अदर जो कंट्रीज हैं, एक ग्रुप बनाकर चाइना को काउंटर करें। क्योंकि देखो, जापान और चाइना का बेसिकली जो टसल है वो चल रहा है। चाइना के बहुत सॉरी जापान के बहुत सारे एरिया चाइना कहता है कि ये मेरे एरियाज हैं। जैसे आप इंडिया के बहुत सारे एरिया चाइना कहता है कि मेरे एरिया, जैसे लद्दाख के कुछ एरियाज, या लद्दाख को कम्प्लीटली चाइना कहता है कि चाइना का हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश एंड ऑल। तो इस तरह से ही यहाँ पर जापान के कुछ आइलैंड्स को चाइना अपना मानता है। इवन जापान यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है $50 बिलियन की क्वाड में। अब देखिए, क्वाड तभी यहाँ पर सक्सेसफुल हो पाएगा अगर रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर मीट्स होंगी, और अगर यहाँ पर ग्रुपिंग एक तरह से इंश्योर होगी, और एक तरह से यहाँ पर अदर मेंबर्स को इसमें इंक्लूड करा जाएगा। तो होपफुली आपको इस सेशन में हर पॉइंट क्लियर हो गया होगा जो भी हमने इसमें क्लियर करा। और यहाँ क्वाड से जितने भी पॉइंट्स बन सकते थे मैंने आपको सभी पॉइंट समझा दिए। इनकेस अगर आपका कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।